हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरमीत अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने में विश्वास रखता था, इसीलिए घर वालों के शादी के प्रेशर देने पर उसने भी अपनी माँ रचना से जिद पकड़ ली कि उसको शादी करनी ही नहीं है और अगर वो करेगा तो बस अपनी पसंद की लड़की से, जिस पर उसकी माँ उसे बोलती है, समझता क्यों नहीं है पुत्र, जिस लड़की को तू पसंद करके बैठा है वो साडे वर्गी भी है नहीं, हमारी तो भाषा भी नहीं समझ आती ओनो। क्यों नहीं आएगी उसे भाषा समझ? मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरी भाषा भी समझती है वो अच्छे से। वो इसलिए कि तू उसके साथ हिंदी बोलता है, पर यहाँ सब पंजाबी बोलते हैं। तू खुद देख, कभी एक पंजाबी मुंडे ते बिहारी कुड़ी ते जोड़ी देखी है तू? नहीं देखी तो हुण वेख लेनी सारिया ने। मैं तो अपनी सरिता से ही शादी करूँगा। रचना को अपने बेटे की जिद के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं, जिसके बाद शुरू होती है गुरमीत और सरिता के विवाह की तैयारियां। गुरमीत अपनी माँ और बहन प्रीत के साथ पूरी बारात लेकर सरिता को शादी करके घर लेकर आने के लिए निकल जाता है और जब वो घर आता है तो दरवाजे पर खड़ी होकर रचना अपने बहू और बेटे के सर से पानी का लोटा घुमाते हुए पानी पीने की कोशिश करती है और गुरमीत अपनी माँ को ये रस्म पूरी करने से रोकता है। ये देखकर सरिता धीरे से गुरमीत को बोलती है, सासू माँ को पानी काहे नहीं पीने देते, बार बार अपने हाथ से रोके जा रहे हैं। अरे अगर हम ऐसा करते ना अपनी माँ के साथ तो वो हमारे एक खींच के कंटाप लगाती और गलवा सुझा देती हमार। पागल, ई रस्म हुंदिया, इतनी आसानी से पानी नहीं पीने देते। काहे लो होगी शुरू, अब इसकी हर बात पर काहे काहे सुनना पड़ेगा। गुरमीत सरिता को रस्म के बारे में सब समझा देता है, जिसके बाद उनका गृह प्रवेश संपन्न हो जाता है और दोनों अपने कमरे में आराम करने जाते हैं, जहां सरिता गुरमीत से बोलती है, कैसन कैसन रिवाज होते हैं तुम पंजाबियों के, हमारे इधर इतना झंझट नहीं होता। सरिता वेख, मैं तेरे लिए सारे करदियां दे खिलाफ गया, इसीलिए तेरे से हाथ जोड़ के विनतिया कोई एहो जही पुट्ठी हरकत ना करी जिदे करके मेरी माँ मैनू गालां कड्डे। तोरे मुँह से हिंदी काहे नहीं निकल रही, पुट्ठी वुट्टी का कह रही हो, ये बातें हमरे दिमाग में नहीं घुस रही। हे भगवान, इनू एक एक गल किवें समझावा, सच्ची बड़ा ही औखा हो जाना। का ओखा पोखा करत हो, सीधा सीधा काहे नहीं बोलत। गुरमीत को भी लगने लगा कि कहीं सच में उसने अपनी माँ की बात ना सुनकर गलती तो नहीं कर दी, लेकिन कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। वो भी आगे की ना सोचकर अपनी जिंदगी का ये फैसला ले चुका था। शादी के बाद सरिता घर की सारी जिम्मेदारियां तो अच्छे से संभाल लेती है, पूरे घर का काम वो अकेले ही करती। ये देखकर उसकी सास रचना खुश होकर उससे बोलती है, वैसे बहू तू कम करने विच तक किसी तो घट नहीं आ, पर तेरी ये भाषा ही साडे पल्ले नहीं पैंदी। अरे सासू माँ, का पल्ले वल्ले करत हो, इधर कोनो को हिंदी भाषा नहीं बोलने आती का? तो है पंजाबी आती है का? हे भगवान, ये मैं क्या बोल रही हूँ, 2 दिनों में ही काहे कौन होना करने लग जाऊँ। आती है ना माँ जी, बल्ले बल्ले खोते दे पुत्र, ये सब हमका गुरमीत सिखाए थे शादी से पहले। कंजर जहे ने शब्द भी ऐदा दे सिखाए जिदा कोई कम ही नहीं, छट परे। बहू ये बता, आज खाने में क्या बनाया है तूने? सासू माँ, आज खाने में है भाजी तरकारी और भात, दूठो चटनी भी कूटे हैं हम। रचना कुछ बोलती इससे पहले ही वहाँ गुरमीत आता है और सरिता की इस बात का जवाब देते हुए बोलता है, मैं नहीं खानी है तरकारी सरकारी वाली सब्जी, मेरे लिए शाही पनीर के ऊपर किलो मक्खन डाल के ले आओ। अब मक्खन कहाँ से लाए? ये टाइम तो सारी दुकान बंद हो गई होंगी। आज के लिए भाजी खा लीजिए ना, कल हम आपका पंजाबी खाना बना देंगे। हाँ बेटा, खा भाजी तरकारी, आखिर तेरी पसंद दी नूंह आ, ओदे हत्थ दा खाना खाना तो बनदा ही है। ऐदी केड़ी गल आ, खा लेने आ। गुरमीत को ना पसंद होते हुए भी भाजी तरकारी खानी ही पड़ती है। ऐसे ही कई मामलों में गुरमीत और सरिता के विचार नहीं मिलते, साथ ही कई बार एक दूसरे की बात ना समझ पाने की वजह से दोनों में लड़ाइयाँ भी होने लगी थी। फिर भी सरिता खुद से कोशिश करती थी ताकि वो गुरमीत की फैमिली के साथ घुल मिल जाए। ऐसे ही एक शाम गुरमीत नशे में धुत होकर घर आता है और सरिता उसको देखकर बोलती है, ई का हाल बना लिए हो अपना, अरे जब संभलती नहीं तो काहे पीते हो इतना, देखो कैसे गिर रहे हो। साडे इधर मिल दिया।
ताई ऐसी पीने यहाँ तुम्हारे बिहार में नहीं मिलती, इसलिए तुम लोग नहीं पीते। हाँ नहीं तो हमको ये जहर पीने की जरूरत भी ना है। चल झूठी, जे हजे भी एक बार ठेके खोलते ना सरकार ने तो सब तो ज्यादा बिहारी ही लगे दिखते हैं लाइन च। आई वड्डी गल्ला मार दिया, हट सामने से। ये सब देख रही सरिता की ननद प्रीत उसके पास आती है और उसकी मदद करते हुए जहां उसको सुलाने के बाद प्रीत सरिता से बोलती है, भाभी, भाई और आपकी तो लव मैरिज हुई है, तो शादी के इतने थोड़े टाइम बाद आपके बीच झगड़े क्यों होने लगे? दीदी, हम बिहारी हैं और आप लोगों की भाषा समझने में थोड़ा समय लग रहा है। अब बिहारी को सब नीचा ही दिखाते हैं और वही हो रहा है हमारे साथ भी। पहले प्यार के चक्कर में आपके भैया ने शादी कर ली, लेकिन अब हमारी सिचुएशन ही नहीं समझते कि हम कितनी कोशिश करते हैं यहाँ एडजस्ट करने की। उनको तो बस हमारी गलतियाँ ही दिखती हैं। पर ये तो गलत है ना, जब प्यार दोनों ने किया तो कोशिश एक क्यों करे? मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। प्रीत सरिता को अपनी शादीशुदा जिंदगी सुधारने का एक आइडिया देती है। गुरमीत और सरिता की शादी के बाद लोहड़ी का त्योहार आने वाला था, जिस पर पूरा परिवार तैयारियों में लगा था। लेकिन सरिता को इस त्योहार की कोई जानकारी न होने पर वो गुरमीत से पूछती है, सुनो जी, जरा हमके ई तो बताओ कि ई त्योहार मनाया काहे जाता है? देख, मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि तुझे समझाऊं, और वैसे भी तेरे पल्ले तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो अपना और मेरा टाइम ना खराब कर और चुपचाप बस तैयार होकर सबके साथ खड़ी हो जाइयो। गुरमीत का ऐसा जवाब सुनकर सरिता के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। शाम को जब सब लोहड़ी जलाने के लिए इकट्ठे होते हैं, तब वहाँ सब सरिता को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सरिता एक पंजाबी सूट में बालों में परांदा लगाए पूरी पंजाबन लग रही थी। ये देखकर गुरमीत उसके पास आकर बोलता है, ओहो मेरी हीर, आज तो तूने दिखा दिया कि तू पंजाबियों की बहू है। अच्छा, चलिए एक और सरप्राइज है आपके लिए। क्या? बताते हैं, तनिक सब्र करिए। ये सब कुछ बदल सकती है, लेकिन भाषा नहीं बदल सकती। भाषा से ये हमेशा बिहारी ही रहेगी। गुरमीत की ये बात सुनकर सरिता वहाँ से चली जाती है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बोलती है, जरा सब हमारी बात सुनिए। आज हमारे पास अपने पति और ससुराल वालों के लिए एक सरप्राइज है। वो ये है कि मैं सच्ची बड़ी भागा वाली हाँ कि इस घर दी नूह बनी। मैं जिस दिन तो इस घर विच आई हाँ, मेरी सासू मानू मेरे तो भले ही 36 शिकायतें रही होनिया, पर उन्होंने कदे भी मैंने कुछ गलत नहीं बोला। ननद भी बहना वर्गी मिली आ। सरिता के मुंह से पंजाबी सुनकर रचना, गुरमीत और सभी हैरान थे। उसको ये सब बोलता देखकर रचना गुरमीत से बोलती है, पुत आज लगदा है ये साडी नूह आ, कितनी सोहनी लगदी है पंजाबी कपड़े ते पंजाबी बोली नाल। सच्ची मम्मी, मैं एਵੇਂ ही दे नाल रुसिया होया सी। पर मुझे अफसोस है कि जिसके पीछे मैं इस परिवार में आई, उसे मेरी और मेरे एफर्ट्स की कदर ही नहीं। बिहारी दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज सीख जाते हैं, बस उन्हें बदले में प्यार चाहिए होता है। मैं भी इस अनजान परिवार में प्यार करके ही आई, लेकिन मुझे यहाँ पल पल बताया गया कि मैं बिहारी हूँ। क्या मैंने कभी एहसास दिलाया आपको अलग होने का? मैंने कोशिश तो बहुत की खुलने मिलने की, लेकिन आपने तो वो भी नहीं की। उल्टा मेरे से गुस्सा हो गए, जैसे मैं बिहारी हूँ तो इसमें मेरी गलती है। सरिता की बात सुनकर गुरमीत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका सर शर्म से झुक गया, और साथ ही रचना को भी ये लगा कि उसने भी सरिता को पंजाबी तौर तरीके सीखने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि अगर हम किसी को अपना रहे हैं तो उसको वैसे ही अपनाना चाहिए जैसा वो है, ना कि उसको अपनाकर बदलने की कोशिश करनी चाहिए। रोहन एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और उसको इस बात पर बहुत गुरूर था कि वो मैनेजर की पोस्ट पर है। रोहन अपनी पत्नी रिया और मां अर्चना देवी के साथ एक बड़े से फ्लैट में रहा करता था। ऐसे ही एक सुबह रिया रोहन से कहती है, अजी सुनते हो, लंच में आपके लिए थेपले बना दूं? हाँ हाँ बना दो। बहू, मेरे लिए सूजी का हलवा बना दियो, और हाँ, थेपला बनाना मत भूलना। जी माँ जी, मैं बना दूंगी, और अगर साथ में कुछ और बनाना है तो वो भी बता दीजिए। अरे बहू, अभी तो यही दे दे, कुछ और चाहिए होगा तो आवाज दे दूंगी। रिया अपने पति
और सास के लिए थेपला और हलवा बनाती है और फिर रोहन का लंच पैक कर देती है। थोड़ी देर के बाद रोहन ऑफिस चला जाता है। कुछ ही देर में उसके ऑफिस में लंच ब्रेक होता है। रोहन सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खाता है। तभी रोहन के कुछ दोस्त रिया के हाथों का बनाया हुआ थेपला खाने लगते हैं। तभी उनमें से उसका एक दोस्त कहता है, वाह भाई, क्या थेपले हैं, कसम से मजा ही आ गया। तू खाना खाना यार। हाँ भाई, सही कह रहा है भाई, थेपले का बिजनेस करवा दे भाभी का। अरे पागल है क्या, मेरी पत्नी को ये सब करने की क्या जरूरत है। मैं इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ, अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, आखिर क्या चाहिए पत्नी को। यार सच बताऊं, मेरा तो ये मानना है कि जिन लोगों की वाइफ पति के कमाने के बाद भी बाहर कुछ करने जाती है ना, तो शायद उनके पति उनका अच्छे से खर्चा नहीं उठाते होंगे। ये तेरी सोच है यार कि अगर वाइफ बाहर काम करती है तो सिर्फ खर्चे के लिए। मेरा तो ये मानना है कि जब हम अपने लिए पढ़ी लिखी लड़की लाते हैं ना, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो कुछ करे अपनी लाइफ में, ना कि घर के काम में सीमित रह जाए बस। यार जरूरत नहीं है इतना सोचने की, वैसे भी मैं जिंदा हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है उसको। जिसको भेजना है अपनी बीवियों को ही भेजो भाई। कैसी सोच है तेरी। जैसी भी है अच्छी है, और तू मुझे ये मत बता कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अर्चना अपनी बहू रिया से कहती है, अरे रिया बहू, जरा थेपले बना दे मेरे लिए। तेरे थेपले का कोई जवाब ही नहीं। अरे खाते ही मजा आ जाता है। सोच रही हूँ बहू, तेरे थेपले का बिजनेस करवा दूं। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। अरे तो इसमें सोचना क्या, मैं बात करती हूँ रोहन से। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। ऐसे में वो गुस्से से कहता है, आज तो कर ली ये बिजनेस की बात, आगे से इस घर में ये बात नहीं होनी चाहिए। अब यही रह गया है क्या घर को चलाने के लिए। अरे तो इतना क्यों भड़क रहा है, तू अपनी मैनेजर गिरी अपने ऑफिस में ही रखियो, ठीक है। ये मेरा घर है और यहाँ सब मेरे हिसाब से चलेगा। मैं चाहूँ तो बहू से थेपले का बिजनेस भी करवा सकती हूँ। मैं भी देखता हूँ कि कैसे आप दोनों ये सब करते हो। तू ये मत भूल कि ये मेरा घर है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। हाँ तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ। अजी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। अगर डबल इनकम सोर्स है हमारे पास तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना। क्या पता वक्त कब पलटी खा जाए। मुझे ना तो तुमसे ना माँ से किसी से कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इतना कर सकता हूँ कि कभी तुम्हें घर के काम के अलावा कुछ करना ना पड़े। बेटा बहू ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता। क्या पता आगे चलकर तू खुद उसे ये सब करने दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे आप दोनों। और मेरे होते हुए ऐसा दिन आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, लिख कर ले लो। अरे तेरे कहने से क्या होगा, ये इसकी जिंदगी है, इसका जो दिल करेगा ये वो करेगी। किसी की पत्नी या बहू है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको सपने पूरे करने का हक नहीं है। माँ, आपको इसका ज्यादा पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये औरतें बाहर का काम करने लगती है ना, तो इनके पर निकल आते हैं और मैं नहीं चाहता कि इसके पर निकलें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात दोनों पति पत्नी बेड पर लेटे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी रिया कहती है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या आप नहीं चाहते मैं तरक्की करूं? अरे मुझे करने दीजिए ना छोटा सा बिजनेस। अरे यार तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या मैं कम कमाता हूँ जो तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ गई? बात कम या ज्यादा की नहीं है यार, बात ये है कि अगर मिलके कमाएंगे तो घर में आमदनी ज्यादा आएगी ना। खुदा न खास्ता अगर कल को कोई अनहोनी हो गई, आपकी जॉब चली गई, तो कम से कम मेरे पास तो ऑप्शन होगा ना घर चलाने के लिए। चुप हो जाओ तुम। अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो, समझी? देखो मेरी बात को गलत मत समझो, अच्छा और बुरा दोनों साथ देखकर चलना चाहिए। रिया लाख कोशिश करती है मगर रोहन अपनी बात से टस से मस नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय के बाद रिया और उसकी सास दोनों मिलकर बिजनेस करने का ठान लेते हैं और रोहन को बिना बताए उसके ऑफिस जाने के बाद थेपले का काम करना शुरू करती हैं। थेपला बना बना कर वो बड़ी बड़ी कंपनीज में भेजा करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे रिया के थेपले लोगों में मशहूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रिया को एक बहुत बड़ी कंपनी से थेपले का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो ये खबर अपनी सास को सुनाते हुए बोलती है, माँ जी, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से थेपले बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सच में बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तू ऐसे ही तरक्की करती रहे, दिन दुगनी और रात चौगनी। हाँ माँ जी, बस एक ही बात का अफसोस है
कि रोहन जी हमारी इस खुशी में हमारे साथ शामिल नहीं है। अगर होते तो मेरी खुशी दुगनी चौगनी हो जाती। देख लेना बहू, एक दिन रोहन भी तेरा साथ देगा तेरी खुशी में। हाँ माँ जी, मुझे भी बस उसी दिन का इंतजार है। और मैं चाहती हूँ कि जिस दिन रोहन ने तेरी खुशी में तेरा साथ दे दिया ना, उस दिन मैं घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊंगी। हाँ माँ जी, एक दिन आपकी ये बात जरूर सच होगी और कथा मैं खुद मैनेज करूँगी, देखना। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिया को मिला था, उस कंपनी के मैनेजर अपने ऑनर के साथ रिया से मिलने एक होटल में आते हैं। जब रिया उस मैनेजर को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो मैनेजर कोई और नहीं बल्कि उसका पति रोहन होता है, जो कि अपनी कंपनी के ऑनर के साथ वहां आया होता है। रोहन रिया को इशारे में चुप रहने को बोल देता है। तब ऑनर रिया से कहते हैं, रिया जी, वैसे कमाल के होते हैं आपके बनाए थेपले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बस दिल और मन दोनों लगाकर बनाती हूँ, अच्छे अपने आप हो जाते हैं। आपके साथ काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप हर औरत के लिए एक मिसाल हैं। बहुत से आदमी ऐसा सोचते हैं कि औरतों को घर के काम काज तक ही सीमित रहना चाहिए, मगर आपको देखकर उनकी आंखें खुल जाएंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। औरतें किसी भी आदमी से कम नहीं होती। जी सर, पहले मैं भी यही सोचता था कि औरत घर का काम करने के लिए ही होती है, मगर आज मेरी आंखें खुल गईं। ये तो बहुत अच्छी बात है रोहन। जी सर, और आपके सामने जो खड़ी है वो मेरी पत्नी रिया है, जिसको मैंने हमेशा से ये सब करने से रोका, मगर इसने ये साबित कर दिया कि औरत किसी मर्द से कम नहीं होती। ग्रेट रोहन। रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने ना जाने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। अंत भला तो सब भला, अब आप माफी मत मांगिए। तीनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो घर जाकर अपनी माँ से भी माफी मांगता है। ऐसे ही कुछ समय बाद उसकी माँ घर में एक कथा रखवाती है। रोहन और रिया दोनों इस पूजा में शामिल होते हैं। समय बीतता जाता है और अब रोहन भी रिया के साथ मिलकर उसके काम में भागीदार बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।